चलिए बच्चे, आज की क्लास शुरू करें। एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, राइट। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। सो कोट ऑफ द डे, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट देम। इंतजार करोगे तो इंतजार ही करते रह जाओगे, है ना। चलिए जी, चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों अब ये चैप्टर है क्या, पहले ये समझो। मैंने आपको चैप्टर 1 में ये बताया था कि अकाउंटिंग जो होती है एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज होती है, किस चीज की लैंग्वेज है? जिससे बिजनेस कम्युनिकेट करता है बाहर वालों से, करेक्ट। तो देखो, जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके जो टर्म्स होते हैं उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे जब आप बॉर्न हुए होगे, आपको सिखाया गया होगा कि ये मम्मा है, ये पापा है, ये दादू है, ये दादी है ना। क्योंकि आपको हिंदी सिखानी थी तो पहले हिंदी के शब्दों को सिखाया गया। तो जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है ना। जैसे आप माँ कहते हो और इंग्लिश में उसको मदर कहते हो, तो लैंग्वेज के जो टर्म्स होते हैं उसको हमें सीखना होता है टू लर्न द लैंग्वेज। यहाँ पे वैसा ही है, बिकॉज अकाउंटिंग इज एन लैंग्वेज। आप पहले अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। 40 से 45 डेफिनेशंस है यहाँ पे। डोंट वरी, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आई विल टेक 4 to 5 क्लासेस टू एक्सप्लेन द होल चैप्टर। हर एक टर्म को आई विल टेक टाइम, ठीक है जी। जहां भी आपको ना समझ आए, स्टॉप मी कि मैम दोबारा बताओ, ठीक है। सो फॉर केयरफुल स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, सम टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मस्ट बी स्टडीड। कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, 40 to 45 नियरली है। ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। दिस पीपीटी विल बी शेयर्ड, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में होगी ये पीपीटी, राइट। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन हमने ना चैप्टर 1 पढ़ने से पहले फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि इवेंट प्लस मनी ट्रांजैक्शन होता है। जब भी किसी इवेंट में पैसे जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन, करेक्ट। इतना सीखा था या नहीं बच्चों? हाँ बोलो, करेक्ट, ओके। सो अब क्या करेंगे, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। यहां से इंपॉर्टेंट है, दैट इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। ट्रांजैक्शन क्या है? जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सके, वो ट्रांजैक्शन है। अब ध्यान से समझो, चैप्टर 1 में मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, से यस, ये बताया था ना। और फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगी, अगर आपने कोई मॉनेटरी लेन देन किया है और वो इस इक्वेशन को चेंज करने के केपेबल है तो वो ट्रांजैक्शन है। Whatever money take and give affect this A is equal to C plus L is। बच्चों जिसने आज ज्वाइन किया है, डोंट वरी, आपके पास चैप्टर 1 का रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, सो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। आप वीडियो लिंक में हम दे देंगे कि इससे पहले वो देख ले, राइट। वैसे थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा स्कूल से कि A is equal to C plus L होता है। If change cannot be expressed in money terms, it is not transaction। बच्चों चैप्टर 1 में पढ़ा ना कि जब तक कोई भी चीज पैसों में मेजर ना की जाए वो ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो वो क्या नहीं है? ट्रांजैक्शन ही नहीं है। इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज और गुड्स और सर्विसेज। कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पे आप कुछ भी एक्सचेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे फीस दी, ट्रांजैक्शन। आप मार्केट गए, कुछ खरीद के लाए, गिव एंड टेक हुआ ना, मॉनेटरी गिव एंड टेक विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन है। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेट टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। इट हैज इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो मैंने शुरू करते ही आपको बताया ना
कि जो भी मॉनेटरी गिव टेक आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को इंपैक्ट करे, ये है ना हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना। तो यहां बोला है कि इट हैज इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट, ये भी चैप्टर 1 में पढ़ा कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ट्रांजैक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट के हिसाब से और सेटलमेंट के हिसाब से। अकाउंटिंग यूनिट की बात करें तो इंटरनल ट्रांजैक्शन होते हैं और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बाहर वाला इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में तो वो एक्सटर्नल हो गया। बिजनेस के अंदर अंदर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो क्या हो गई, इंटरनल। अब बोलोगे मैम बिजनेस के अंदर अंदर कैसे ट्रांजैक्शन होगी? मान लो मैं कहूं कि ये पेन टूट गया, लॉस हो गया ना, कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं था, ये पेन मेरे हाथ से गिरा टूट गया, इंटरनल ट्रांजैक्शन, लॉस तो हुआ ना, फाइनेंशियल लॉस, आई हैव टू गेट न्यू, राइट। सो रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, इंटरनल ट्रांजैक्शन किसे कहोगे? जो बिजनेस के अंदर है, जिसमें बाहर वाला कोई इन्वॉल्व नहीं है। और एक्सटर्नल क्या है? आपने किसी आउटसाइडर से डील किया। इंटरनल में अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा पेन गिर गया, टूट गया, राइट। मैंने ये जो आप स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, इसको करीब 2 महीने 3 महीने हो गए बाय किए हुए। सो आई बॉट इट अराउंड 160 170। तो ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आज से 5 साल बाद भी इसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितने में मैं खरीद के लाई, नहीं। आप फोन खरीदते हो, आज फोन खरीद के लाओ 70,000 का, 1 महीने बाद बेचने जाओगे तो 50 में बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 20,000 रुपए वैल्यू घट गई, ये क्या है? इंटरनल। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया। जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। एक्सटर्नल में तो ठीक है, बाहर वालों से कुछ भी खरीदी बेचा आपने, व्हाटएवर, परचेज और सेल, है ना। अब आते हैं कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें हमने इमीडिएट सेटलमेंट कर दिया बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ लिया, बदले में तुरंत पैसे दे दिए, तो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। अगर मैं आपसे कुछ खरीदूं और बोलूं कि यार 2 महीने बाद दूंगी, आज तो नहीं है मेरे पास, तो दैट इज कॉल्ड। तो अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन वो होते हैं जहां पे सेटलमेंट इमीडिएट होता है, और क्रेडिट वो होते हैं जिसमें सेटलमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। सिंपल है, ओके। सो अमाउंट ट्रांजैक्टेड इमीडिएटली एंड इट इज प्रॉमिस्ड टू पे लेटर। एक में सेटलमेंट इमीडिएट है, दूसरे में क्या है? फाइन, सिंपल है। आगे चले, ट्रांजैक्शन का समझ में आ गया क्या है। अब आते हैं अकाउंट क्या होता है। सॉरी बच्चों, अगर आप हमारा लेक्चर 1 याद करें, मैंने आपको एक पॉकेट मनी का एग्जाम्पल समझाया था, है ना। पॉकेट मनी के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि आपके पापा ने बोला कि बेटा तुम बाइफरकेट करके लाओ, तुम मुझे बताओ तुमने किस चीज पे कितना खर्चा किया। ये हमने पढ़ा था, राइट। ओके, सो आपने क्या किया? डायरी का 1 पेज पेट्रोल का बना लिया, डायरी का 1 पेज बुक्स का बना लिया। जो हमारा पॉकेट मनी वाला एग्जाम्पल था उसको याद करो। तो बच्चे वहां पे मैंने आपको टेक्निकल नाम नहीं बताया, मैं सिर्फ डायरी का पेज वर्ड यूज कर रही थी। आज मैं उसका टेक्निकल नाम बताती हूँ आपको। वो जो आपने अलग अलग कैलकुलेट किया था कि पूरे महीने में मेरा ये पेट्रोल का खर्चा है, यानी जितनी बार तुमने एक्टिवा में पेट्रोल डलाया एक जगह लिख दिया, जितनी बार तुमने किताबें खरीदी एक जगह लिख दिया, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर दिया, दैट वाज अकाउंट। पेट्रोल अकाउंट, बुक्स अकाउंट, ट्यूशन फीस अकाउंट। समझ में आया? तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक समरी होती है, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। A summarized and complete record of all relevant transaction relating to one particular head। जैसे अगर मान लो मैं अपनी एकेडमी की बात करूं, है ना, मैं रेंट पे करती हूँ हर महीने, तो एवरी मंथ आई एम पेइंग रेंट एवरी मंथ।
लेकिन जब साल खत्म हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, रेंट के सारे ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर लेती हूँ कि पूरे साल में कितना रेंट पे हुआ, एंड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिटन इन द रेंट अकाउंट। समझ में आता है? तो मैंने एक अकाउंट बनाया जिसमें एक जैसे ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर दिया एट वन पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट, इफेक्ट एंड डायरेक्शन। बच्चों अकाउंट जो होता है वो टी शेप बनता है, टी शेप। समझ में आ रहा है? इसका ये वाला जो, मैं अगर इसके तरफ खड़ी हूं तो आई से कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है और राइट हैंड साइड है वो क्या है, क्रेडिट। सो इट इज ऑलवेज टी शेप्ड, टी। दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। अब आपको डेबिट साइड लिखना है या क्रेडिट साइड लिखना है वो आपको समझ में आएगा जब आप अकाउंटिंग के रूल्स सीखोगे कि क्या चीज डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है। फिलहाल के लिए इतना सीखो कि अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। से यस, कितनी बात समझ में आ गई? ये जो अकाउंट होता है इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट, इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अमाउंट, इफेक्ट एंड डायरेक्शन। बच्चों यहाँ पे आपको ना शॉर्ट में दिया हुआ है क्योंकि अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। एक्चुअल अकाउंट जो होता है मैं आपको बना के दिखाती हूँ, हालांकि उसको सीखने में टाइम है बट स्टिल मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाती हूँ। ये डिवाइड हो गया? हाँ बोलो। इधर डेबिट है, इधर क्या है, क्रेडिट। इसके जो कॉलम्स होते हैं यहाँ पे डेट लिखी होती है, पर्टिकुलर्स होते हैं, जेएफ होता है, जेएफ। अब ये क्या होता है अभी मत पूछना, अमाउंट होता है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ऐसा ही डेबिट साइड होता है और ऐसा ही क्रेडिट साइड, सेम, बिल्कुल सेम होते हैं ये दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया है क्योंकि अभी फिलहाल हमें अकाउंट वर्ड का मतलब ही समझना है। टी शेप ध्यान रखें बस, बट इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है ये ऐसे होता है, 8 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। समझ में आ गया? अकाउंट क्या है दोबारा बताऊं? अकाउंट एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे सारे एक जैसे ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर दिया जाता है। अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। टी शेप होता है। सिंपल है बच्चों, वेरी गुड। आगे चलो, कैपिटल क्या होती है ये तो मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर 1 में पढ़ा दिया ना कैपिटल क्या होती है। सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे मैंने एकेडमी शुरू की तो मैंने कुछ पैसे लगाए इसको शुरू करने के लिए, जैसे फर्नीचर खरीदा, बोर्ड खरीदा, एसी खरीदा, बाहर ऑफिस का सामान खरीदा। तो ये सारा सामान खरीदने के लिए जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस में वो क्या है, कैपिटल है। हाँ बोलो बच्चों। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, यानी ओनर और पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है ना। इन द बिजनेस इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल कैश में ही हो, एसेट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे ऑफिस में टेबल लगाना हो और मेरे पास घर पे एक एक्स्ट्रा टेबल पड़ा हो, आई कैन ब्रिंग दैट एंड इन्वेस्ट इन माई बिजनेस एज अ कैपिटल। तो बोला है कि अगर आप बिजनेस में कैश लगाते हैं वो भी कैपिटल है। अगर कोई काइंड में यानी एसेट कोई ले आते हैं, थिंग, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बच्चों क्या ये चीज मेरे को समझानी पड़ेगी? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ओनर जो कैपिटल लगाता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। जिसने आज ज्वाइन किया है मैं उनके लिए समझा दूं, पुराने बच्चों को पता है, ये बिजनेस है, ये ओनर है, मैं हूं, ठीक है। मैंने यहां पे पैसे लगाए, इसे कहा कैपिटल। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसके कारण हमने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने आपको समझाया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो ये ओनर जो पैसे लगाएगा इसके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है बच्चे, आप बताओ लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू पे, यानी ये बिजनेस बाउंड है कभी ना कभी उस पैसे को लौटाने के लिए। लायबिलिटी होती है जो आपको किसी को देना होता है, वापस पे करना होता है, ऑब्लिगेशन टू पे। वेरी गुड।
ठीक है, तो बोला है कि जो कैपिटल लगाएगा ओनर वो क्या होगी बिजनेस के लिए, लायबिलिटी होगी। बच्चों आज जिसने ज्वाइन किया है, आई हम्बली रिक्वेस्ट के सिर्फ 4 लेक्चर्स हमारे हुए हैं तो वो 4 वीडियोस आप देखें। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर। इट इज सो बिकॉज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों अलग है, सेपरेट एंटिटी है। क्या लिखा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कह रहा है कि ये दोनों अलग है, बिजनेस एंटिटी इतना ही कहता है कि ये दोनों अलग है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी या तो नेटवर्थ, इसके और भी नाम है। कैपिटल को क्या कहा जाता है, ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है या तो नेटवर्थ भी कहा जाता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अरे ये तो अच्छे से पता है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल होता है। हाँ बोलो, तो C इज इक्वल टू ए माइनस एल हो गया। ये इक्वेशन था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, एसेट माइनस लायबिलिटी, वही लिखा हुआ है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। कोई शक, कोई शंका, कुछ दोबारा बताना है? अभी तक कौन से टर्म्स पढ़ लिए? ट्रांजैक्शन क्या होता है सॉरी, ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। अब आ जाओ ड्राइंग्स क्या होती है। थोड़ा सा मैंने बताया था आपको चैप्टर 1 पढ़ते टाइम। ड्राइंग्स होती हैं जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है ना। जैसे ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैं हूं, तो मेरे घर में जो पैसे चाहिए वो इस बिजनेस से ही तो आएंगे। किसी के यहाँ चोरी डाका डाल के तो लाएंगे नहीं। जब हम अपना काम धंधा कर रहे हैं तो वहीं से अपना घर चलाएंगे, राइट। सो वट एवर द ओनर विल विड्रॉ फॉर हिज और हर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। पढ़ो, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन। अब ये और गुड्स टेकन को समझो। मान लो कबीर की कपड़े की दुकान है, ठीक है। आप ये सोचो कि अगर उसका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है तो उसे खुद को जब कपड़े पहनने होंगे वो दूसरों के यहाँ खरीदने जाएगा। उसके पास है ना, उसकी दुकान है अपनी, तो दुकान से उठाएगा, पहन लेगा, लॉजिकल। यानी ड्राइंग्स जो है वो सिर्फ कैश में हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप उस बिजनेस का सामान भी विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल खर्चे के लिए तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। अब आप सोचो किसी की अगर किराने की दुकान है, उसके घर में गेहूं चावल राशन पानी सब उसकी ही दुकान से जाएगा। उसकी वाइफ दूसरे के यहाँ खरीदने थोड़ी जाएगी, नहीं जाएगी। सो कहने का मतलब आप गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं कि जो ड्रॉइंग्स करता है ओनर गुड्स की, सामान जब विड्रॉ करता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए। बच्चे मैं आपसे पूछती हूँ, अभी हमने कबीर का एग्जाम्पल लिया कि कबीर की रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, राइट। इसने अपनी ही दुकान से एक शर्ट निकाल ली अपने खुद के यूज के लिए, खुद पहनने के लिए। वो शर्ट इसने जब बाय की तो 400 रुपए में बाय की थी। अगर ये इसे मार्केट में बेचता तो 600 रुपए में बेचता। इसने खुद पहन ली वो एक अलग बात है। अगर ये सेल करता तो ये 600 रुपए में सेल करता। आप मुझे बताओ ड्राइंग 400 रुपए की है कि 600 रुपए की है? इसको पढ़ो। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। मतलब जिस रेट में मिस्टर कबीर इसे खरीद के लाए थे तो ड्राइंग्स बुक्स में लिखी जाएंगी 400 रुपए, ना कि 600 रुपए। यस, वो खुद से थोड़ी प्रॉफिट कमाएगा। आप सोचो आप किसी बाहर वाले को बेचते तब आप प्रॉफिट पे बेचते कि भाई 400 की मैं खरीद के लाया था, मैं 200 की बेच दूंगा, अब 200 ऐड करके 600 की बेच दूंगा। पर आप खुद से प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे। यू विल टेक इट एट परचेज कॉस्ट ओनली। सही बोला बच्चों? गुड।
ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ओनर। कैसे? ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल। ये बिजनेस है, ये ओनर है। अगर मैं कहूं कि ओनर ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल है और जो निकाला वो ड्रॉइंग्स है। If I say 10,000 he invested in the business and 1,000 he took as a personal use, अब लाइबिलिटी बिजनेस की कितनी बची? 9,000। यानी ड्रॉइंग्स जो होती है वो कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। सिंपल है? ओके यहां तक कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका तो बताओ। 4 टर्म्स हो गए, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है ऑब्लिगेशन टू पे। अगर आपको फ्यूचर में किसी को भी कुछ पे करना है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी। डेट्स दैट द एंटरप्राइज हैज टू पे आर नोन एज लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैंने मिस भारद्वाज से कुछ सामान उधार पे खरीदा, आज नहीं 2 महीने बाद तो पैसे देने पड़ेंगे। सो टुडे आई गॉट गुड्स बट आई विल पे लेटर। ठीक बोला ना बच्चों? सो जो पैसे मैंने तुम्हें देने हैं 2 महीने बाद, वो मेरी लायबिलिटी हो गई। कैन आई से तुम मेरी लायबिलिटी हो गई क्योंकि तुम्हें पैसे देने हैं। क्रेडिटर हो ना तुम मेरे लिए। चैप्टर 1 में मैंने बताया था डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। सो जिससे हम उधार पे सामान खरीद के लाते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और जिसको हम उधार पे बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो यहां पे बोला है कि अगर हम किसी से उधार पे सामान खरीद लाएं तो वो हमारी लायबिलिटी है। अगर हम बैंक से लोन ले आए तो वो हमारी लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है आपको? गुड। सो डेट्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू पे आर नोन एज लायबिलिटीज। एग्जाम्पल में बोला है उधार पे सामान खरीदना, बैंक से लोन लेना। लायबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो आपको चैप्टर 1 में मैंने ये बताया था कि इतनी सारी अकाउंटिंग जो आप पढ़ोगे, किसके लिए पढ़ोगे? बिजनेस के लिए। ओनर की अकाउंटिंग नहीं करनी होती है। किसकी अकाउंटिंग करनी होती है? बिजनेस की। अगर ये मैं हूं और ये मेरा बिजनेस है तो अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। तो इस बिजनेस की बात हो रही है। कह रहे हैं कि इस बिजनेस की ना 2 तरीके की लायबिलिटी होती है। एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कैपिटल, ओनर से जुड़ी हुई जो लायबिलिटी है। ओनर यानी बिजनेस का मालिक, उसको अगर आपको कुछ पे बैक करना है तो वो इंटरनल है। किसी बाहर वाले को करना है तो एक्सटर्नल है। लायबिलिटी ओड बाय द बिजनेस टू ओनर, कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गए। रिजर्व्स क्या होते हैं बच्चों? नाम से किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि रिजर्व क्या होता है और क्यों वो इंटरनल लायबिलिटी है? मुझे ये बताओ। रिजर्व्स, कोई आइडिया? फ्यूचर यूज के लिए जो आपने पैसा बचाया। वेरी गुड। देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे बिजनेस में 100 रुपए का प्रॉफिट था, मैंने 80 विड्रॉ कर लिया एज अ ओनर, 20 बिजनेस में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि कभी जरूरत पड़ी तो काम आएगा, कभी मुझे कुछ बढ़ाना हुआ तो काम आएगा, कोई कंटिंजेंसी आ गई तो काम आएगा। सो कहने का मतलब, चाहती तो मैं पूरा विड्रॉ कर सकती थी ना 100 रुपए। यानी जो मैंने बिजनेस में छोड़ दिया, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, अल्टीमेटली तो वो ओनर का ही पैसा था ना। दैट 20 रुपीज बिलोंग टू द ओनर, से यस। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ओनर का ही पैसा है वो, है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? जो आपको बाहर वालों को पैसे चुकाने होते हैं। किसी से आप उधार पे सामान ले आए, किसी से लोन ले आए, या व्हाटसोएवर रीजन, अगर आपको किसी बाहर वाले को पैसे देने हैं तो वो क्या है? एक्सटर्नल। अगर ओनर को पैसे देने हैं तो वो क्या है? इंटरनल। सिंपल था? वेरी गुड। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बच्चों ये इंटरनल तो ओनर की तरफ जो भी बिजनेस की लायबिलिटी है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल जो है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, नॉन करंट, करंट एंड कंटिंजेंट। ऑनलाइन बच्चों कोई दिक्कत है तो चैट विंडो में बता सकते हैं।
If any doubt or any problem, you can definitely communicate in the chat window. Okay, so external liabilities पे आते हैं। 3 तरीके की होती है, नॉन करंट, करंट एंड कंटिंजेंट। नॉन करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी 12 महीने के बाद पे करनी हो वो क्या है, नॉन करंट। जो 12 महीने के अंदर पे करनी हो वो क्या है, करंट। अच्छा, मैं कहूं कि अगर मानो मैंने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे और उनको कहा कि भाई मैं आपको 3 महीने में पे कर दूंगी, तो ये करंट हुआ या नॉन करंट, करंट। अगर मैं बैंक से लोन ले आऊं और मैं कहूं कि मैं ये 5 साल के बाद रीपे करूंगी, नॉन करंट। समझ में आया? सो पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, पेएबल विद इन अ 1 ईयर। जो 12 महीने के अंदर पे करना है वो करंट लायबिलिटी है, जो 12 महीने के बाद पे करना है वो नॉन करंट है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? सिंपल सा है, राइट। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर देखेंगे कोई एग्जाम्पल। कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए क्या बोला है, इट मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कह रहा है ये लायबिलिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा। अजीब नहीं हो गया? कुछ अजीब हो गया। ऐसी कैसी लायबिलिटी है जो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती? कोई एग्जाम्पल, कुछ समझ आया बच्चों? किसी को कोई एग्जाम्पल देना चाहे मुझे कि ऐसी कैसी लायबिलिटी है जो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, डिपेंड करता है कि क्या होगा। इंश्योरेंस, ओके, यू आर ऑन द राइट ट्रैक आई कैन से। स्टिल कुछ और नेचुरल, ओके, चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फार्मा कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। शर्मा फार्मास्यूटिकल्स करके है कंपनी। ऐसे ही मैंने रैंडम सा कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड दवाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर ने खाई, मेरा कोई रिलेटिव था जिसने वो दवाई खाई और खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया, ठीक है, इस कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड दवाई खा के कुछ हो गया। अब हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि उसको ही प्रॉब्लम हो, वो एलर्जिक हो या व्हाटसोएवर द रीजन इज, तो वो इंसान मान लो चल बसा। अब हुआ क्या, मैंने इस कंपनी पे केस कर दिया कि भाई तुम्हारी कंपनी की दवाई खाने से मेरे रिलेटिव के साथ ऐसा हो गया, अब तुम मुझे 2 करोड़ रुपए कंपेंसेशन दोगे। हमारे परिवार का इंपॉर्टेंट सदस्य था जो चला गया, आपको 2 करोड़ रुपए हमको देने पड़ेंगे। मैंने इस कंपनी पे क्लेम डाल दिया। क्या डाल दिया? क्लेम, कि नाउ आई नीड कंपेंसेशन। अब देखो कंपनी मानेगी थोड़ी इस बात को, तुरंत बोलेगी हाँ जी आप सही बोल रहे हो, ले पकड़ो 2 करोड़ रुपए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी बोलेगी भाई ये दवाई मेरी इतनी मार्केट में बिक रही है, किसी को तो कुछ नहीं हुआ आज तक, आपके बंदे को ही प्रॉब्लम थी कुछ, लॉजिकल भी है। मैं इस कंपनी की मालिक होती तो यही बोलती, है ना। सो कहने का मतलब इसने केस कर दिया कंपनी पे कि भाई कंपनी मेरा क्लेम नहीं दे रही, मैं 2 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी। सो अब ये केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। देखो अगर ये बंदा केस जीत जाता है, पैसे देने पड़ेंगे। अगर कंपनी केस जीत गई तो नहीं देने पड़ेंगे। यानी ये जो 2 करोड़ रुपए की लायबिलिटी शर्मा फार्मास्यूटिकल्स पे आई है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। आ भी सकती है, सामने वाला बंदा केस जीत गया तो, नहीं भी आ सकती अगर कंपनी केस जीत गई। यानी इट इज अ लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। से यस, आई रिपीट, contingent liability is that liability which may arise, which may not arise. It depends on the future event. फ्यूचर में क्या होगा तब पता चलेगा कि ये लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो बच्चे एक बात सोच के देखो, जब आज की डेट में हमें पता ही नहीं है कि ये लायबिलिटी आएगी या नहीं, तो क्या ये बुक्स में लिखी होगी? नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड।
जब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तब तक हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। से यस, तो यानी ये लायबिलिटी बुक्स में नहीं होगी, तो पढ़ क्यों रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क एज अ स्टूडेंट्स, आपको पूछना चाहिए कि मैम जब लिखना ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाई? इसका कारण ये है, जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे वहां पे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर। क्या प्रिंसिपल है? वो प्रिंसिपल आपसे ऐसा कहता है कि आपके यूजर्स को आपके बिजनेस से जुड़ी हुई हर इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? अगर सामने वाला पार्टी केस जीत गया तो 2 करोड़ रुपए का फटका लगेगा डायरेक्ट। तो क्या आपको नहीं लगता यूजर्स को पता होना चाहिए कि ऐसा हो भी सकता है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना लिख के हम नोट्स टू अकाउंट्स में डालते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां लिखी जाती है? नोट्स टू अकाउंट्स। जो नीचे एस्टेरिस्क मार्क करके लिखा होता है ना, वो है ये, लेकिन बुक्स में नहीं होगा कहीं पे भी। समझ में आ गया? नॉन करंट क्या है? 12 महीने के बाद पे करना है। करंट क्या है? 12 महीने के अंदर पे करना है। और कंटिंजेंट क्या है? शायद पे करना है, शायद नहीं करना, हमें नहीं पता। एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? लायबिलिटी समझ में आ गई ना? कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत, समस्या? ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? कमिंग टू दिस, जैसे लायबिलिटी हमारा फ्यूचर में आने वाला ऑब्लिगेशन टू पे है, एसेट्स हमारे फ्यूचर के बेनिफिट हैं। ठीक है जी। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझो, मैंने ये सिस्टम खरीदा, ठीक है, ये खरीदा, ये सामने कैमरा है, ये खरीदा, पूरा ये सिस्टम खरीदा जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आप मुझे बताओ कि ये खर्चा है या एसेट है? एसेट है, खर्चा नहीं है। समझ में आ रहा है? एक कहा जाता है कि एन एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज हैव अ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, यानी एसेट्स में पैसे लगाओ रादर देन स्पेंडिंग ऑन यूजलेस थिंग्स। एसेट्स क्रिएट करो। अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स से ये वर्ड सुना हो कि हमें फिजूल खर्ची की बजाय, जैसे मान लो घर की ही बात करते हैं, कपड़े, मोबाइल, ये सब फिजूल खर्ची है ना। मतलब हम क्यों, हमें 1.25 लाख का आईफोन खरीदना है जब हमारा 30 हजार रुपए के फोन से काम चल सकता है? सो व्हाई यू नीड आईफोन? लेकिन हम करते हैं खर्चा। हमें अकल ही नहीं है कि वो 1.25 लाख रुपए हम लायबिलिटी कर रहे हैं। उसकी बजाय आप सोचो आपने 30 हजार का फोन खरीदा होता और बाकी 90 की एफडी कर दी होती, तो वो तुम्हारा एसेट क्रिएट हो जाता। यानी कहा यह जाता है कि अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो खर्चा ना करके एसेट्स में पैसे लगाएं। एसेट्स क्या होते हैं? जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। दे मेक मनी। गेटिंग माई पॉइंट? सो assets are the property or legal rights owned by the individual or business to which money value can be attached, owned by the individual or business. In other words, anything which enable the firm to get benefit in future is an asset. समझ में आया आपको? यानी कि बच्चों मैं इतना कहना चाह रही हूं कि जो भी चीज आपके बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कर सके वो आपके एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिस्टम मेरा एसेट है। क्यों? इससे मेरी एकेडमी चल रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, फ्यूचर में फीस अर्न होगी। अभी रिसेंटली हमने ये सिस्टम लगाया, तो धीरे धीरे मार्केट में ये होगा कि यार ये बहुत हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से पढ़ा रहे हैं, बच्चे बढ़ेंगे। हो गया ना एसेट? समझ में आ रहा है? इस सिस्टम के कारण मेरे पास रिकॉर्डेड बैकअप है, जिसके कारण विच इज एन अट्रैक्टिव फीचर फॉर एकेडमी विच विल हेल्प मी टू अर्न मोर मनी। अगेन दिस इज एन एसेट, राइट? कुछ एग्जाम्पल देखो, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? जिनको हमने उधार पे सामान बेचा होता है। अगर मान लो मैं आपको कुछ उधार पे बेच दूं तो फ्यूचर में मुझे पैसे तो मिलेंगे ना, तो यू आर फ्यूचर बेनिफिट। आपका कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंसेस है, ये सब कुछ आपका क्या है? एसेट है। तो किसी भी चीज को एसेट कहने के लिए उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है वो देखो। वो ओन्ड होना चाहिए, यानी बिजनेस के नाम पे ही होना चाहिए। मतलब आप सोचो, पड़ोसी की गाड़ी को ऐसा बोल सकते हो मेरी गाड़ी है? नहीं, जब तक आप उस गाड़ी के मालिक नहीं हो वो गाड़ी आपकी नहीं है। तो वैसे ही एसेट जो है वो हमारे अपने होने चाहिए, हम उसके मालिक होने चाहिए। वो एसेट
टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ड का क्या मतलब है? फिजिकल एंड इमेजिनरी, वेरी गुड, बहुत अच्छे शब्द बताए बच्चे आपने। आपका कहना है टेंजिबल होता है फिजिकल और इनटेंजिबल होता है इमेजिनरी। टू द पॉइंट आंसर। ओके, कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस के जो एसेट्स हैं दे कैन बी टेंजिबल, दैट इज विद अ फिजिकल फॉर्म, और इनटेंजिबल जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे अगर ये सिस्टम है, मुझे दिख रहा है, आई कैन सी, आई कैन टच, ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेंजिबल एसेट। सामने कैमरा लगा है, क्या है? टेंजिबल। ये सिस्टम है, टेंजिबल। एसी लगा हुआ है, टेंजिबल। फर्नीचर है, टेंजिबल। क्यों? क्योंकि इनका एक फिजिकल फॉर्म है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हमारे एसेट्स हैं। अब लिखा है कि एसेट इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, जो दिखते ही नहीं है, जिनका कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। तो आप सोचो, जो चीज दिखती ही नहीं है वो एसेट कैसे हो सकती है? भगवान दिखते हैं क्या? फिर भी हम मानते हैं ना कि भगवान है, तो ऐसे ही एसेट्स भी होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। सो कहने का क्या मतलब है कि एसेट्स इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आप बच्चे मुझे बताना चाहे कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो आपका एसेट है और वो दिखता नहीं है कि वो एसेट है? कुछ बुद्धि चल रही है किसी की भी? कोई एक एग्जाम्पल मुझे दे पाएगा कि ऐसा कौन सा एसेट है जिसे आप कह रहे हो कि ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा और वो दिखता ही नहीं है? जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लो, आगे जाके मुक्ति मिल जाएगी, इस पापी दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान हमें दिखते नहीं है ना, फिर भी हम उनसे जुड़े हुए फ्यूचर बेनिफिट्स की बात करते हैं कि भाई आज अगर हम प्रभु को जपेंगे तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे भगवान नहीं दिखते वैसे ये इनटेंजिबल एसेट भी नहीं दिखते, फिर भी ये फ्यूचर बेनिफिट देते हैं। तो क्या एसेट्स हो सकते हैं हमारे पास ऐसे? कुछ एग्जांपल नहीं आता था बच्चों? चलिए मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सोचो तब तक आप। तीसरा फीचर है इट शुड हैव सम वैल्यू, यानी उस चीज की कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोला आपको कि ये स्मार्ट पैनल 160-170 के अराउंड है, सो आई हैव दैट वैल्यू, राइट? अब वो मेजरेबल होना चाहिए, उसकी कोई कीमत होनी चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। तो किसी भी चीज को एसेट कहने के लिए क्या 4 कंडीशन हो गई? पहला, वो ओन्ड हो, यानी आप खुद, आपका बिजनेस उसका मालिक है। वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और वो केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, बच्चों जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो कैन आई से कि मेरी ओरेटरी स्किल्स भी मेरा एसेट है। एज इन अगर मैं अच्छा ओरेटर नहीं हूं तो मैं अच्छी टीचर भी नहीं हूं। लॉजिकल, राइट? सो क्या मैं इस ओरेटरी स्किल्स को मनी टर्म्स में बता सकती हूँ? बच्चे कहना ही से कि मेरे पास यार 2 करोड़ रुपए की ओरेटरी स्किल्स है, नहीं। बट डोंट यू थिंक ये ओरेटरी स्किल्स मेरा एसेट है, क्वालिटेटिव एसेट है? तो मैं इसे बुक्स में नहीं लिख सकती। समझ में आया? जब तक आप किसी चीज को मेजर ना कर सके आप उसे एसेट नहीं कह सकते, करेक्ट? अब जैसे कोई टीचर होता है कि उसका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, तो मतलब यूट्यूब की अगर हम बात करें तो वो फेमस हुए जाता है। पढ़ाई से कम उसके जोक से वो ज्यादा फेमस हो रहा होता है यूट्यूब शॉर्ट्स में, है ना? उसका एसेट, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उसका एसेट है, बट वो मेजरेबल नहीं है, तो वो बुक्स में नहीं लिखा जा सकता, राइट? चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं ये बताती हूँ कि इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या है। अभी बताया टेंजिबल का फिजिकल फॉर्म है और इनटेंजिबल का क्या है? फिजिकल फॉर्म नहीं है। बट बिफोर कमिंग टू दिस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एंड करंट। बच्चों जैसे लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में क्या बोला? नॉन करंट होता है, करंट होता है। इसमें भी ऐसा ही होता है, नॉन करंट एसेट होते हैं और करंट। जो एसेट 12 मंथ्स के विदिन कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट है। 12 मंथ्स के बाद हो तो ठीक है, जिनका 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट हो लॉन्ग टर्म। जैसे ये मैंने सिस्टम खरीदा, कम से कम 8-10 साल तो चलेगा, मतलब इतने सारे पैसे लगाए हैं तो 8-10 साल तो चलाएंगे, तो हुआ ना लॉन्ग टर्म एसेट।
वही अगर मैं मान लो इसको कुछ उधार पे बेच दूं, 3 महीने में पैसे आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, करंट। समझ में आया? सो नॉन करंट एसेट्स आर दोज विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट विथ द पर्पस टू रीसेल। अब जैसे अभी हमने कबीर गारमेंट्स की बात की थी, कबीर ना कपड़ा खरीद के लाएगा मार्केट से और फिर उसे बेचेगा, होलसेल में खरीद के लाएगा, रिटेल में बेचेगा। तो जो वो खरीद के ला रहा है, क्यों खरीद के ला रहा है? क्योंकि बेचना चाह रहा है, से यस, तो वो करंट एसेट है। इसके पास जो स्टॉक होगा, कबीर गारमेंट्स में जो कपड़े रखे होंगे वो करंट एसेट होगा, स्टॉक। लेकिन मेरे पास जो ये सिस्टम है ये क्या है? नॉन करंट है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है। हैव आई बॉट इट टू सेल? नो, आई हैव बॉट दिस टू सपोर्ट माय बिजनेस। लेकिन आप सोचें, जिस बंदे से मैंने ये खरीदा है, आई एम सॉरी, ये बेंचमार्क का जो पैनल है हमने स्मार्ट इन्फोविजन नाम की ऑर्गेनाइजेशन से खरीदा है, तो उनके लिए तो ये करंट एसेट था ना, उन्होंने तो बनाया ही बेचने के लिए था, या कह लो खरीदा ही बेचने के लिए था। तो जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, आप उन्हें बेचने के लिए खरीद के नहीं लाते, क्योंकि जब भी कोई चीज बेचने के लिए खरीदोगे तो वो तो चाहोगे जल्दी से बिक जाए, आज खरीद के लाया हूं, आज ही बिक जाए तो मैं कल और ले आऊंगा, होता है ना ऐसा। लेकिन नॉन करंट एसेट्स ऐसे नहीं होते, दे आर हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट द बिजनेस। आप उन्हें खरीदते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, या तो अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, दे आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आप उन्हें खरीद के लाते हैं, तो वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। ओके, नॉन करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स है, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स, बच्चे किसी से लोन लेना लायबिलिटी है, लेकिन लोन देना एसेट है। अगर मैं आपको लोन दे दूं 5 लाख रुपए का और मैं बोलूं कि 3 साल बाद लौटा देना, तो हो गया ना मेरा लॉन्ग टर्म एसेट। और एनी अदर नॉन करंट एसेट। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। ये जो नॉन करंट एसेट है इसका सब पार्ट है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट विच आर acquired not with the purpose to resell but to facilitate operations and earning capacity of the business। यानी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए चीजें जो खरीदी जाती हैं वो क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल में आओ, टैंजिबल मैंने बता दिया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब टैंजिबल है। जो आप नहीं समझ पाए थे इनटैंजिबल एसेट, अब उस पे आते हैं। बोला है कि वो एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है बच्चों, वो इनटैंजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर्स। समझ में आ रहा है? अब गुडविल को डिस्कस करते हैं। हालांकि 12th में एक चैप्टर है पूरा गुडविल से जुड़ा हुआ, तब बहुत डिटेल में बताऊंगी गुडविल के बारे में। अभी के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये गुडविल क्या चीज होती है। गुडविल होती है आपकी मार्केट में अच्छा नाम। समझ में आ रहा है? मार्केट में जो अच्छा नाम होता है उसे क्या कहते हैं? गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो आपसे आपका कोई फ्रेंड पूछे कि यार तू जहां ट्यूशन जाता है वो मैम कैसी है, आप बोलोगे हाँ यार अच्छी है, तेरे को ज्वाइन करना है तो कर ले। क्या उस बच्चे को लाने में मैंने कोई एफर्ट किया? नहीं। फिर भी वो बच्चा आया ना, किस चीज ने काम किया? गुडविल ने काम किया। समझ में आ रहा है बच्चों? सो गुडविल एक ऐसा एसेट है जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयां देता है, प्रॉफिट्स ज्यादा कमा के देता है। गुडविल ना ऐसे सुनने में लगता है कि छोटा सा एसेट है, बट दिस गुडविल कैन रन इनटू $1 बिलियन। आपको पता है व्हाट्सएप इज सोल्ड टू फेसबुक कितने रुपए में? $1 बिलियन में बिका है, ठीक है ना? सो कहने का ये मतलब है कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर $1 बिलियन में उसकी कीमत है। एक्चुअली उसकी कीमत नहीं है, गुडविल की कीमत है। देखो, गुडविल एक इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है ना, जो आपके कस्टमर्स कह लो या मार्केट पे एक छाप छोड़ जाता है। एक एग्जाम्पल है, मान लो मेरे को बच्चे को कहना हो कि यार तुम मेरे को ये चीज मैसेज पे भेज देना। आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? अरे व्हाट्सएप कर दे। व्हाट्सएप कर दे कोई वर्ड है? नहीं।
एक्चुअल में आप व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैसेज सेंड करते हैं, इट इज अ मैसेंजर राइट, पर हम बोलते कैसे हैं, व्हाट्सएप कर दे। ये क्या है, ये व्हाट्सएप की गुडविल है जिसने दिमाग पे असर कर दिया है, मैसेज वर्ड को रिप्लेस कर दिया है, मैसेज वर्ड ही खत्म हो गया है दुनिया से, व्हाट्सएप कर देना। समझ में आ रहा है? सो गुडविल इतना पावरफुल एसेट है जो आपके बिजनेस को बढ़ाता है। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं? 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें होता है ना फुनसुक वांगडू के नाम पे 400 पेटेंट रजिस्टर्ड है। यानी जब आप कोई नया इन्वेंशन करते हैं बच्चों, उसके लिए आपको पेटेंटेड राइट्स मिलते हैं कि आप ही इस प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो वो राइट अगर आपके पास है, ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? लोगो किसी भी चीज का। जैसे अगर मैं एक मान लो नॉर्मल सा शूज, मेरी ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी सी है, बट ये शूज है, ठीक है, ये नॉर्मल शूज है, आपको 500-600 रुपए में मिल जाएगा मार्केट में। अब मिल जाएगा। ये कौन सा जूता है? नाइकी का, सिर्फ एक। समझ रहे हो आप ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट है? ब्रांडिंग, लोगो। कॉफी, वही कॉफी लारी पे 20 रुपए की मिलती है, स्टारबक्स का टैग लगा दो तो वही कॉफी 200 की हो जाती है, ट्रेडमार्क, ठीक है। प्यूमा, सिर्फ एक टाइगर देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ प्यूमा है। अच्छा, मैं अगर ये ड्रॉ करूं तो आपको क्या याद आ रहा है? पेप्सी। डिड आई से पेप्सी? बट ही आंसर्ड। देख लो ट्रेडमार्क का राइट इफेक्ट है ना। अगर ये करूं तो क्या बोलोगे? नाइकी। तुरंत पता है ना, ये आपका एसेट, पर इसका कोई फिजिकल फॉर्म है? आप उसे छू सकते हो, पकड़ सकते हो? नहीं। सो कहने का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो दिखते नहीं है पर फिर भी आपके बिजनेस के लिए वो काम करते हैं। आज के होमवर्क के तौर पे इंटेंजिबल एसेट्स की रिसर्च करके आओगे, ठीक है, थोड़ा और दिमाग लगा के आना। फिलहाल 11th पर से इतना काफी है। करंट एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपके करंट है। Current assets are those which are retained in the business with the purpose to convert them into cash within a short period, that is 1 year. अगर अभी हम कबीर गारमेंट्स का डिस्कस कर रहे थे, उसी का डिस्कशन करें तो कबीर गारमेंट्स अगर पैंट, शर्ट, जीन्स सब खरीद के लाता है आगे बेचने के लिए तो करंट एसेट है उसका, क्योंकि उसने सोचा ही ये खरीद के है कि मैं जल्दी जल्दी बेच दूं ताकि मेरे प्रॉफिट्स बने, फिर से मैं और खरीद के आऊं। सो जिस भी चीज को आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर पाए वो क्या होता है? सॉरी। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, बच्चों अभी आगे गुड्स का डेफिनेशन आएगा, बट मैं अभी के लिए आपको बता देती हूँ। गुड्स वो चीज होती है जिसमें आप डील कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़े आपका गुड्स है, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी आपका गुड्स है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपके पास है वो गुड्स है। समझ में आ रहा है? सो वट एवर यू डील इन इज कॉल्ड गुड्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर परचेज्ड विद द पर्पस टू रीसेल। डेटर्स एग्जिस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। डेटर कौन होते हैं? जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं तो फिर हम उससे पैसे लेंगे। दैट इज रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम। बिल्स रिसीवेबल एग्जिस्ट अगेंस्ट। अब ये बिल रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? कभी सुना है, कभी देखा है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, मैं बताती हूँ। ये बोला है कि बिल रिसीवेबल भी एक हमारा करंट एसेट है क्योंकि उसके अगेंस्ट भी हमें पैसे मिलते हैं। समझो, ये है सौम्या और ये आर्या ले लेते हैं। सौम्या सोल्ड समथिंग टू आर्या। सोल्ड 10,000 रुपए का सामान बेचा उधार पे। किस पे? क्रेडिट, उधार पे। ये बोला कि भाई उधार पे सामान दे दो। आर्या ने बोला कि अब आज पैसे नहीं है, 2 महीने बाद दूंगी, अभी के लिए मेरे को सामान दे दो। अब सौम्या ने क्या किया? श्योरिटी के लिए एक बिल बनाया जिसपे लिखा आर्या विल पे 10,000 रुपीज ऑन सो एंड सो डेट, और आर्या को बोला साइन कर। क्या बोला? साइन कर। आर्या ने साइन कर दिया। ओके, एक्सेप्टेड, आई विल पे दिस अमाउंट। बच्चे ये जो पीस ऑफ पेपर है
ये सौम्या के लिए तो बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे। और आर्या के लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। हाँ बोलो, ये पीस ऑफ पेपर इसके लिए बिल्स पेएबल है और इसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं और बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी होती है। सिंपल, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस का आगे डेफिनेशन आएगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूं शॉर्ट में, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को कुछ नाम से समझ में आ रहा है? एडवांस में पे किया हुआ खर्चा, एडवांस में पे किया हुआ खर्चा वो एसेट होता है। एक आपकी लाइफ से जोड़ के एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग 11th में आए, ठीक है? अब मान लो बच्चे को लगता है कि भाई मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है मुझे 11th में, मैम एक काम करो 12th की फीस भी आज ही ले लो, मेरी 12th की सीट बुक कर लो, कल को सीट फुल हो गई तो, मुझे एडमिशन ना मिला तो आप ऐसा करो, ये पकड़ो 12th की फीस, 11th की तो दी, साथ में क्या किया, 12th की भी दे दी। आपके लिए क्या हो गया, 11th की फीस तो आपका खर्चा है, दे रहे हो, लेकिन जो आप 12th की फीस मुझे आज दे रहे हो वो आपके लिए एसेट है। हाँ बोलो, एसेट कैसे है? आज आपने पे कर दिया, पूरा 12th भी मेरे से पढ़ोगे, फ्यूचर बेनिफिट हुआ ना, मतलब आपको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज ही आपने मेरे को 12th की फीस दे दी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर मैं कहूं कि साक्षी ने मेरे को फीस दे दी, 12th स्टैंडर्ड की फीस आज ही दे दी, उसके लिए तो एसेट हो गया, मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। हाँ बोलो, उसके लिए एसेट क्यों हो गया? क्योंकि उसको अब 12th में पैसे नहीं देने, उसको फिर भी मैं पूरा 12th पढ़ाऊंगी, फ्यूचर बेनिफिट हुआ ना एसेट। और ये जो 12th की फीस मुझे मिली बच्चों, ये मेरी इनकम नहीं है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ मेरी इस साल की इनकम है? वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, जब साक्षी 12th में आएगी तब की इनकम है, उसके लिए एसेट है, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। साक्षी के लिए फ्यूचर बेनिफिट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, जो फीस उसने मेरे को 12th में देनी थी उसने मेरे को आज ही दे दी बच्चों। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस में उसने पे कर दिया, मतलब अब जब वो 12th में आएगी उसे कुछ नहीं देना, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया और उसे फ्यूचर में कुछ नहीं देना, फिर भी मैं उसे पढ़ाऊंगी, फ्यूचर बेनिफिट हुआ, उसके लिए एसेट है। लेकिन मुझे जो आज मिल गया मेरे सिर पे तो लायबिलिटी हो गई, मेरे को उसको पूरा साल पढ़ाना है, 12th भी, पैसे मैंने आज ले लिए ना, तो मेरी जिम्मेदारी तो बन गई ना उसको 12th में पढ़ाने की। अगर मैं उससे पैसे ले लूं कि ला भाई ये फीस है और तू पैसे दे दे, तो फिर मेरी तो जिम्मेदारी हो गई फ्यूचर में उसको पढ़ाने की, तो उसके लिए एसेट हो गया और मेरे लिए क्या हो गई, वेरी गुड। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो करंट एसेट्स ऑल्दो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लिखा है ऑल्दो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब साक्षी मुझे पैसे दे गई, अब वो मेरे से पढ़ेगी, उसको वापस तो नहीं मिलने वाले ना। They are so classified because benefit from such when paid has not been fully exhausted. It is also available in the next year. It is also available in the, मतलब आपने उसको अगले साल का खर्चा अभी से पे कर दिया है। समझ में आया? चलिए अब आते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या फिक्शन क्या होता है बच्चों? अकाउंट्स को छोड़ दो, इंग्लिश में फिक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? फिक्शन स्टोरीज पढ़ी है आपने तो, इमेजिनरी, जो रियल नहीं है ना। कितनी अजीब अजीब चीजें पढ़ रहे हैं ना, कभी बोलते हैं ये एसेट दिखता नहीं है, कभी बोलते हैं ये होता नहीं है, चाहते क्या हो मैम आप ये बता दो। ओके, अगला वर्ड है फिक्टिशियस एसेट, फेक, नॉट रियल। ये एक ऐसा एसेट है जो एसेट रियल में है ही नहीं, फेक एसेट है लेकिन होता है, समझते हैं। fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible, यानी ये एसेट टेंजिबल भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है, तो है क्या? बट दे रिप्रेजेंट लॉस और एक्सपेंस yet to be written off. फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करती हूं, ध्यान से सुनना। ये कैडबरी
ठीक है, नेस्ले बनाता है ना कैडबरी, ठीक है। सो नेस्ले कंपनी ने अपनी जो डेयरी मिल्क कैडबरी जो आती है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए शाहरुख खान को हायर किया। बड़े लोग हैं, बड़ी बात करते हैं, बात इतनी बड़ी कंपनी की कर रहे हैं। शाहरुख खान को हायर किया और इस एड को करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए शाहरुख खान को, आएगा भी नहीं इससे कम में तो वो, ठीक है। सो 20 करोड़ रुपए दिए कि भैया तुम हमारी कैडबरी डेयरी मिल्क की एड करो। शाहरुख खान अग्रीड, उसने कर दिया एड। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये खर्चा होता है ना। लॉजिकल बात क्या है कि जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो तो दैट इज योर एक्सपेंस, एसेट तो नहीं हुआ। अब जैसे मुझे अपनी एकेडमी का एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं छोटा मोटा, या तो पैम्फलेट्स बंटवा देते हैं, है ना। आजकल डिजिटल मार्केटिंग भी होने लग गई, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी हम एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करते हैं वो खर्चा होता है टू ब्रिंग बिजनेस। यहां पे देखो क्या हो रहा है कि शाहरुख खान को 20 करोड़ रुपए दिए गए। आप ये बताओ क्या ये एड 1 साल टीवी पे चलेगी? आप देखो आज भी कितनी पुरानी पुरानी पार्ले जी की एड्स आती है टीवी पे, वो शायद पता नहीं कब शूट हुई होंगी, आज भी आती है वो टीवी पे, है ना। नैरोलैक की एड कब शूट हुई होगी शाहरुख खान के साथ, आज भी टीवी पे आती है। सो कहने का ये मतलब है कि नेस्ले ने इतना बड़ा एक्सपेंस इनकर कर दिया है, हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कि वो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है। से यस, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना बिजनेस के, वो 1 साल का ही बेनिफिट देते हैं। जैसे अगर मैं इस जगह का 1 साल का किराया पे करूं तो 1 ही साल यूज कर सकती हूँ, फिर नहीं यूज कर सकती। पर जो एसेट्स होते हैं वो आपको लंबे टाइम का बेनिफिट देते हैं, तभी तो हम उन्हें एसेट्स कहते हैं ना, राइट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट। तो यहां पे ये बोला है कि ये जो हैवी एडवर्टाइजमेंट किया है ये सिर्फ 1 साल का बेनिफिट नहीं देगा, ज्यादा का देगा। बट वैसे देखो तो खर्चा ही है, कोई एसेट नहीं है। ये क्या है, खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट किया, 20 करोड़ रुपए ले गया शाहरुख खान। तो कहने का ये मतलब है कि आपने आज खर्चा किया 20 करोड़ का, लेकिन इफ आई से के अज्यूम करो 5 साल चलाओगे इस एड को टीवी पे, मतलब नेस्ले को लगता है कि ये एड 5 साल तो हमें पैसे कमा के दे देगी। सो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा 20 करोड़ एक्सपेंस में नहीं डाल देगा उसी साल कि भाई मेरा 20 करोड़ का खर्चा हो गया, नहीं। वो क्या करेगा, हर साल 4-4 करोड़ रुपए एक्सपेंस में डालेगा, बाकी को एसेट में रहने देगा। बाकी को क्या करेगा कि भाई अभी और फ्यूचर में इसका बेनिफिट आएगा, तो वो इस किए गए खर्चे को धीरे धीरे राइट ऑफ करेगा। समझ में आ रहा है? एक्सपेंस ट्रीट धीरे धीरे करेगा, उसे एसेट बनाए रखेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हम ये मान लो 2 लाख का ये ले आए पैनल, ठीक है। अगर मैंने कहा कि भाई 5 साल चलेगा तो कहना इसे हर साल 40,000 रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा। पहले साल 40 वैल्यू कम हो गई, अगले साल 40 वैल्यू कम हो गई, तो हम हर साल क्या बोलेंगे कि इस साल का खर्चा 40,000 रुपए हो गया। 2 लाख का खर्चा नहीं हुआ, 40,000 का खर्चा हुआ, क्योंकि ये 5 साल चलेगा। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक साल का खर्चा कितना हुआ, 4 करोड़। यहां पे बोला है कि जितना राइट ऑफ करना बाकी है वो फिक्टिशियस एसेट है, नॉट येट रिटर्न ऑफ। देखो, इट रिप्रेजेंट द लॉस और एक्सपेंस येट टू बी रिटर्न ऑफ। वो एक्सपेंस या लॉस जिसको आपने अभी तक एक्सपेंस लिस्ट में नहीं डाला है, एसेट लिस्ट में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लंबे टाइम का बेनिफिट देने के काबिल है। बच्चों ये एसेट नहीं है, फेक है, फिक्शन है, बट ये ऐसा खर्चा है जो लंबे टाइम का बेनिफिट दे जाएगा। इसमें एसेट की एक ही क्वालिटी है, फ्यूचर बेनिफिट। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एसेट की 4 क्वालिटी होती है ना, ओन्ड होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, फ्यूचर बेनिफिट। तो इन सारी क्वालिटीज में से सिर्फ एक क्वालिटी इसके पास है, वो क्या है, फ्यूचर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? fictitious asset is an asset which is actually not asset. It is neither tangible nor intangible. It is expense or loss which is not yet written off. Simple. Example में वही दिया हुआ है, heavy advertisement.
इसको काट दो, अभी ये सब छोड़ दो, ठीक है जी। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसे इस फिक्टिशियस एसेट का एक और नाम आप दे सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोल सकते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू क्यों बोला? कि आज हम खर्चा कर रहे हैं लेकिन इसका रेवेन्यू अभी डेफर और भी आएगा, ठीक है। सो यू कैन कॉल इट एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? बच्चों आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हमने कौन से डेफिनेशन पढ़े, क्विकली रिकैप 6 कवर कर लिए शायद हमने। ट्रांजैक्शन क्या है, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और एसेट्स क्या है। 45 डेफिनेशंस टोटल है हमारी। आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं छूट रही है हमारी, ठीक है। अकाउंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये आपका बेस है। देखो जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी होनी होती है ना, उसका जो नींव भराई होती है, हिंदी में जो नींव भराई बोलते हैं, फाउंडेशन, वो स्ट्रांग होता है ना तो ऊपर की बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है। तो 11th एक ऐसा लेवल है जो आप अपनी नींव भराई कर रहे हैं, तो अगर ये स्ट्रांग हुई ना तो आपकी आगे की बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगी। तसल्ली से पढ़े, चाहे एक चैप्टर कम पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो दमदार पढ़े। समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत है, शक है, शंका है, आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू, बाय बाय।